से आप लोगों का पिछला जो लेक्चर नंबर 62 था उसमें आप लोगों ने ईथर की रासायनिक अभिक्रिया देखी। उसके अंदर पहली अभिक्रिया मैंने बेटा आप लोगों को एल्किल समूह की अभिक्रिया जिसके अंदर आप लोगों ने हैलोजनीकरण पढ़ा था। दूसरी अभिक्रिया आपने ओजोन के साथ या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी थी लंबे समय तक और कुछ समय तक, और आपको बताया था कि जब लंबे समय तक ईथर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है बेटा 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है जो विस्फोटक प्रकृति का होता है। इसलिए ईथर को गर्म करने से पहले आप लोग उसमें परऑक्साइड का क्या करोगे, उसमें परीक्षण करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग उसको गर्म करोगे, अन्यथा आप लोग लैब में उसको गर्म नहीं कर सकते। फिर बेटा अगली अभिक्रिया जो है ईथर की, यहाँ पर अपन को ये अभिक्रिया चलने को तो ईथर की ऑक्सीजन परमाणु की अभिक्रिया। ऑक्सीजन परमाणु की अभिक्रिया के अंदर देखो सबसे पहली बात, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु पर क्या होता है बेटा लोन पेयर है, और इस लोन पेयर के कारण अपन कहते हैं जैसे ROR यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण बेटा ये ब्रॉन्स्टैंड क्षार अर्थात अपन कह सकते हैं ये क्षार की बातें व्यवहार करेगा। और जब लोन पेयर किसी को देगा, एक तो होता है देने वाला जिसको दाता बोला जाता है, और एक होता है ग्राही जो लेने वाला होता है। तो यहाँ पर अपन दाता की बात करें तो कहने का मतलब है कि यदि आप लोग ईथर की अभिक्रिया किसके साथ करा दें, H2SO4 के साथ करा दो, या अपन कह सकते हैं बेटा ROR की अभिक्रिया किसके साथ करा दें, HCl के साथ करा दे, या हम कह सकते हैं ROR की अभिक्रिया किसके साथ करा दे, BF3 के साथ करा दे, बोरोन ट्राई फ्लोराइड के साथ करा दे। तीनों अभिक्रिया ठीक है। ये वाला तो आपका ईथर, और ये भी क्या है बेटा सबके सब है आपके ईथर। ये सामान्य से बता रहा हूँ मैं, और इनकी आप लोग क्रिया बताऊंगा बाद में। जब आप इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 के साथ अभिक्रिया होगी तो पहले पद की बात करें तो यहाँ से H जाता है यहाँ पे, और जब H जाएगा तो आपको बनेगा बेटा ROR, और यहाँ पर ये प्लस लगाओगे और यहाँ पर ये H लगाना, H लगा दिया और डॉट करके HSO4 माइनस, ये वाला यौगिक बनने वाला है। और ये जो यौगिक बनेगा इसका नाम है बेटा ऑक्सोनियम आयन। क्या नाम है इसका, ऑक्सोनियम आयन। ये तो सरल सी भाषा में बात कर रहा हूँ तुमसे, ठीक। फिर इसी प्रकार से अपन HCl की अभिक्रिया कराना चाहिए। जब HCl के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ये भी कहने का मतलब विधान रखना कि ईथर की ऑक्सीजन परमाणु पर जब धनावेश होता है तो उस आयन को ऑक्सोनियम आयन बोला जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ये सामान्य सी क्रिया है, आपकी किताब में कैसे दे रखी है मैं उसको आपको बताऊंगा। यहाँ HCl की बात करो तो HCl की बात है तो RO, यहाँ पर भी क्या जोड़ोगे बेटा 1 2 प्लस लगाओगे, यहाँ पर ये H जोड़ना, ये R और डॉट Cl माइनस, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से यहाँ अभिक्रिया कराना चाहते हो, BF3 के साथ अभिक्रिया कराना चाहते हो, बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट बनता है जिसके अंदर RO, और ये बेटा 1 2 और ये प्लस लगाना, और ये दाता का कार्य करेगा, और ये BF3 बनेगा। ये सामान्य सी सिस्टम है जिसमें आप लोग अभिक्रिया करा रहे हो। इसका नाम है बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट है, ये वाला बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट बनेगा। और यहाँ पर ये डाई एल्किल ईथर वाला सिस्टम है, ये क्लोराइड बोलोगे आप लोग, और ये आप लोगों को हाइड्रोजन सल्फेट का सिस्टम बनेगा। तो ये तो सामान्य सी कंडीशन है, यदि तुमसे पूछा जाए तो सीधी अभिक्रिया करा सकते हो। तो मैं अब इनकी अलग अलग अभिक्रिया लेता हूँ। पहले वाली अभिक्रिया ये वाली, सेकंड अभिक्रिया ये वाली, और थर्ड अभिक्रिया ये वाली जो ईथर की ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर की अभिक्रिया है। आप सामान्य रूप से बिल्कुल सरल रूप से तो इस प्रकार से उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनके नाम आप लोग लिख लोगे, ठीक। ये तो तरीका एक सीधा। फिर उसके बाद आपकी किताब में दिया हुआ है यदि आप लोग डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया किसके साथ करा दो, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दो, H2SO4 के साथ कराओ। जब H2SO4 के साथ कराएंगे तो यहाँ पर आप लोगों का अंत में जो उत्पाद बनने वाला है वो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि C2H5O C2H5 क्या नाम है, डाई एथिल ईथर। किसके साथ अभिक्रिया होगी, H2SO4 के साथ, HSO4 मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आप लोग क्या करोगे, ये लोन पेयर जो है वहाँ पर इस H+ का आक्रमण कराओगे। जब H+ का आक्रमण होगा तो आपको बनेगा C2H5O 1 2, ये प्लस, यहाँ पर ये H, ये C2H5 और प्लस HSO4 माइनस, ठीक है बेटा। यह यौगिक बना। अब आप लोग ये जो यौगिक बना है इसको बोलोगे आप लोग ऑक्सोनियम आयन। क्या नाम बोलोगे इसका नाम, ऑक्सोनियम आयन,
ये लिख देना तुम तो, है ना, डाई एथिल करके जरूरत तो नहीं है आप लोग आर वार लगाओ। फिर बना हुआ ऑक्सीजन आप लोग H2SO4 है। कौन सा H2SO4 है ये? सांद्र H2SO4। फिर सांद्र H2SO4 का बेटा यहाँ पर विदलन दे रखा है आपकी किताब के अंदर, इस प्रकार से तोड़ा था इसको। एक है SO3 प्लस HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस। यहाँ पर ये SO3 क्या है, एक यहाँ की बात करो तो ये क्या बनेगा, SO3 बना। SO3 बना तो इसका आक्रमण कहाँ करवाना है आपको, इसके ऊपर करा है, तुम्हारी किताब में दे रखा है सीधा का सीधा। ये तो आप लोग मान लो पहला स्टेप हो गया, ये आपका मोला सेकंड स्टेप की बात कर सकते हो। ये स्टेप नंबर सेकंड, और स्टेप नंबर अपन थर्ड की बात करें, उस वाले को आयन को उतारो, ऑक्सोनियम आयन को C2H5O, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर, C2H5 और ये H हो गया। इस प्रकार से उतारोगे, इस पर आक्रमण किसका कराना है आपको, SO3 का, और SO3 का आक्रमण कराओगे, यहाँ जोड़ा, फिर यहाँ से आप लोग क्या हटा देना, सीधा का सीधा सिस्टम में आपको बोल रहा हूँ कि ये जो है इसका तो आक्रमण यहाँ कराओ, कराया तो ये बनेगा C2H5HSO4 प्लस C2H5 प्लस, ये बनेगा एथिल कार्बोकैटायन, ये बन गया आप लोगों का एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बना, अब बना हुआ जो C2H5 है ये आपका क्या बना, पहले पद में आपका HSO4 माइनस भी बाहर निकला। अब जो बना हुआ C2H5 आप कह सकते हो स्टेप नंबर आप लोगों का हो गया 4 में तो आप लोग क्या उतारोगे, जो C2H5 प्लस जो आप लोगों का एथिल कार्बोकैटायन बना है उस पर योग कराओगे किसका, HSO4 माइनस का। कहाँ से आया, ये वाला। जब ये आएगा तो ये इसके ऊपर आक्रमण करेगा तो आपको बनेगा C2H5HSO4, क्या है ये, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो कहने का मतलब मेरा ये है बेटा, जब आप लोग डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराओगे तो ऑक्सोनियम आयन बनेगा, और अंतिम उत्पाद जो बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनने वाला है। सिस्टम सीधा का सीधा से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन बात है तुमसे कहोगे H2SO4 के साथ क्रिया कराओ, आप सीधा मत कराओ, यहाँ तक छोड़ सकते हो उसको और ऑक्सोनियम आयन बना दो। अब बोले कि यार अधिक समय तक कराए तो फिर इसके अंतिम उत्पाद क्या बनने वाला है, तो अंतिम उत्पाद आप लोग क्या बनाओगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, ठीक है। सिस्टम ये ध्यान रखना कि जो लोन पेयर है, आवेश है, तो यहाँ पर स्टेप नंबर पहला समझ में आ ही गया होगा कि ये प्लस वाला है, ये आक्रमण करेगा यहाँ पे, और ये वाला क्या आएगा, माइनस वाला, इसको मैंने तोड़ दिया और ये आपका HSO4 बन गया। फिर इस H2SO4 का क्या होगा, इस तरह का वियोजन होगा, SO3 और HSO4 माइनस और H3O प्लस बनाओगे। जब बनाओगे फिर इसका SO3 का आक्रमण यहाँ कराना, जब यहाँ कराओगे तो उस कंडीशन के अंदर ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस C2H5 प्लस बनेगा, और उसके बाद आप लोग लास्ट में भी ये बनाओगे। तो ये अभिक्रिया था, ये किसके साथ, H2SO4 के साथ। मतलब जब डाई एथिल ईथर की क्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं तो अंतिम उत्पाद एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ये समीकरण आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अभिक्रिया है किसके साथ, HCl के साथ, और HCl के साथ मैंने अभिक्रिया कराई थी, बिल्कुल सरल सी है, वैसे की वैसे आप ऑक्सोनियम आयन बनेगा इसके अंदर भी, डाई एथिल ईथर ऑक्सोनियम क्लोराइड बोल सकते हो उसको। तो C2H5O 1 2 3 4 और ये C2H5, क्या नाम है इसका, डाई एथिल ईथर, सामान्य नाम लिखो या फिर IUPAC HCl। कहाँ, ये योग हो गया, योग हो गया तो क्या बनेगा, C2H5O, ये योग हुआ तो H को जोड़ दिया, ये लोन पेयर, ये प्लस, और ये C2H5 और डॉट कर दोगे Cl माइनस। तो नाम क्या है इसका, डाई एथिल ईथर हाइड्रोजन क्लोराइड बोल सकते हो उसको, क्या बोलोगे, क्लोराइड आयन है इसके अंदर, और उसका सीधा नाम याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा का सीधा ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश है तो ऑक्सोनियम आयन। तो ये है किसके साथ, HCl के साथ। नंबर 2, नंबर 3 अभिक्रिया है जब आप लोग डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया BF3 के साथ कराओगे, बोरोन ट्राईफ्लोराइड के साथ कराओगे। तो BF3 क्या है बेटा, ये एक लुईस अम्ल होता है, इसका अष्टक अपूर्ण है, अष्टक अपूर्ण है। तो ये दोनों के एक लोन पेयर किसको देगा, इसको देगा, ये धता का कार्य कर रहा है, धता कार्य करेगा तो क्या बनेगा, C2H5 यूं का यूं, ये किसका सूत्र बेटा, ईथर का, मैंने यूं लिखा है। फिर 1 2 ये लगा दो, फिर यहाँ पर ये BF3, तो यहाँ पर डाई एथिल ईथर ईथरेट बनेगा, बोरोन ट्राईफ्लोराइड ईथरेट बनेगा। क्या नाम है इसका, ईथरेट करके बोल सकते हो उसको, ईथरेट बोलोगे। तो ये अभिक्रिया है, सामान्य सी है, ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन परमाणु की अभिक्रिया में लोन पेयर धाता का कार्य अर्थात ब्रोस्टैंड
क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है, और क्षार वही होते हैं जो लोन पेयर दे सकते हैं, और जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं वो अम्ल होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अभिक्रिया थी आप लोगों की बेटा HCl के साथ और BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ। नेक्स्ट अभिक्रिया ईथर की जो अभिक्रिया है उनमें अगली अभिक्रिया है बेटा HI के साथ, मतलब HX के साथ अभिक्रिया बोल सकते हैं अपन। ठीक है, ये CO विदलन की अभिक्रिया, जो भी अभिक्रिया है, जो भी प्रकार चल रहे हैं आप लोग देख लेना। तो सब अगली अभिक्रिया करोगे HX के साथ। HX के साथ इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब सबसे पहले ईथर के प्रति HX की क्रियाशीलता का क्रम बेटा ये वाला होता है। किसका? ये वाला क्रम होता है, और आप लोग इस क्रम को यूं लिख सकते हैं। सबसे पहले HX के साथ अभिक्रिया, किसकी? HX के साथ ईथर की क्रिया कर रहे हो, और ईथर के प्रति HX की क्रियाशीलता का क्रम ये है। ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशन का मतलब है कि जब आप लोग ईथर ले रहे हो C2H5O C2H5, और आप क्या ले रहे हो? HI के साथ अभिक्रिया हो रही है। जब HI के साथ अभिक्रिया है तो एक माध्यम में बेटा ठंडा और एक माध्यम में गर्म, मतलब गर्म करने की बात है तो एक ठंडे माध्यम की। अब यहाँ पर यदि ये माध्यम ठंडा है, तुम्हारी किताब में ऐसा कुछ नहीं दे रखा ठंडा और गर्म का, मैं आपको बता रहा हूँ। ठंडा जब होगा तो H और O C2H5 लेना, एक तो एल्कोहल बना देना और एक C2H5I बना देना। कब? जब ठंडा है। तो क्या लोगे? यहाँ से तो अपन ने H लिया और यहाँ से ये C2H5O ले लिया, तो एल्कोहल बन गया, और I को इसके साथ जोड़ोगे तो पहला तो आपका बन गया, ये बना लेते हैं पहले C2H5I प्लस C2H5OH। बोलो कोई दिक्कत है क्या? पढ़ जाएगा। अब नंबर अगला, अपन ने C2H5O और C2H5O ये ले लिया प्लस HI लिया, और अब क्या कर दिया? गरम कर दिया। गरम करने पर जलकणु बाहर निकलता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्या निकलेगा? गरम करोगे तो जलकणु बाहर निकालोगे। जलकणु बाहर निकला तो अपन ये कह सकते हैं ये कम, या इसको बोलोगे अधिक के बोलोगे। ये कम, ये अधिक है, ये कम है, ये भी कंडीशन आएगी। अब यहाँ पर क्या करना है? ये तो दोनों H ले लो बेटा, ये दो HI ले लिया। अब दो ले लिया तो दोनों के दोनों H लो और ये ऑक्सीजन लो। क्या बाहर निकल गया? जल, क्योंकि गर्म करने पर वाष्पीकरण होता है, जल बाहर निकलता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। दो I बचे, एक I इसको देना, एक I इसको देना, तो आपका क्या बना उत्पाद? C2H5I कितने? 2 बने प्लस H2। तो ये कंडीशन तुम्हारी दी हुई है ठंडा और गर्म की। अब बेटा इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक विधि है जिसमें नोट करके दे रखा है, और नोट करके लिखा है जीसल विधि। क्या लिखा है? अब जीसल विधि क्या है भाई? जीसल विधि का मतलब है कि यहाँ पर आप लोग मिश्रित ईथर ले रहे हो। मिश्रित ईथर का मतलब है कि एक तो एल्किल समूह छोटा है और एक एल्किल समूह बड़ा है। कहने का मतलब इसको अपन CH3 कर देते हैं मेथिल समूह, और ये C2H5 है। तो मतलब जीसल विधि का मतलब होता है कि यह विधि जो है मैथोक्सी, जो मैथोक्सी समूह होता है, मतलब CH3 जो समूह है, CH3O समूह है, उसका मात्रात्मक विश्लेषण करने में आता है। अर्थात उस ईथर के अंदर मैथिल समूह की मात्रा कितनी है, और उस मात्रा का आकलन करने के लिए जिस विधि को उपयोग में लाया जाता है उस विधि को बोलोगे जीसल विधि। क्या बोलोगे? तो कहने का मतलब है कि सामान्य सी बात, यदि आप लोग मिश्रित ईथर ले रहे हैं, और मिश्रित ईथर का मतलब है कि जैसे ये तो गर्म और ठंडा माध्यम समझ में आ गया। अब ये ईथर के प्रति HX की क्रियाशीलता का क्रम है, जिसमें आप लोग केवल HI के साथ अभी क्रिया कराओगे, बाकी के साथ मत करवाना। ठीक है, अब बात ये है कि कौन सा ले रहे हो? अपन बात कर रहे हैं जीसल विधि। साहब ये जीसल विधि क्या है? तो जीसल विधि पहले बता देते हैं कि यहाँ पर जो जीसल विधि है, जीसल विधि, और जीसल विधि में नोट करके पॉइंट ये है कि यह विधि मैथोक्सी, यह विधि मैथोक्सी समूह के, या समूह का लिख दो, समूह का मात्रात्मक आकलन करने में प्रयुक्त होती है। ये ध्यान रखना, मात्रात्मक मतलब कितनी मात्रा है। अब आप लोग क्या ले रहे हो? ईथर ले रहे हैं, ले लिया हमने ईथर, अपन ने ले लिया CH3O
और ये ले लिया C2H5 और अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? HI के साथ। ठीक, अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो HI का I है, HI का I है हमेशा छोटे एल्किल समूह के साथ रहेगा। अब छोटा का मतलब ये वाला, तो आप लोग I को तो पहुँचा दो इसके पास, हो गया, और ये वाला जो समूह उसके पास किसको दे दो? H को दे दो। अपने CH3I बनाओगे और प्लस क्या बना लेना? C2H5OH बनाना। कहने का सामान्य से ध्यान रखना, जब प्राथमिक एल्किल समूह युक्त कोई आए ना तब मामला करना कि छोटे एल्किल समूह के साथ I को रखना, ठीक है, और बड़े के साथ कौन आएगा? H आने वाला। तो ये तो सामान्य सी बात है। जीसल विधि क्या है? यह मैथोक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन करने में प्रयुक्त होती है जब आप लोग ये मिश्रित ईथर, कहने का मतलब मिश्रित ईथर है, और मिश्रित ईथर की क्रिया कराओगे तो I को हमेशा छोटे एल्किल वो उसके साथ रखना, एल्किल समूह के साथ। इस विधि को बोलोगे जीसल विधि, ठीक है। अब अलग अलग कंडीशन का मतलब है कि यदि आप लोगों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक समूह युक्त ईथर दे दे, अब उस कंडीशन में आप लोग HI के साथ अभिक्रिया कराओगे। तो पहली कंडीशन ये है कि जब आप लोग HI के साथ अभिक्रिया कराओ जब ईथर ऐसा हो जो तृतीयक एल्किल समूह युक्त है। तो मैं आपको बताता हूं, पहले सुन लो। जीसल विधि का तो ये काम पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर लेना है। क्या लेना है? प्राथमिक, कॉमा, द्वितीयक तथा तृतीयक लिख देता हूं, तृतीयक एल्किल समूह, एल्किल समूह युक्त ईथर, ईथर लेने पर तो कहने का मतलब है कि क्या होगा ऐसा? सबसे पहले आप लोग क्या लो रो? 3 डिग्री वाला ले लेते हैं, जैसे CH3, CH3O, CH3। कौन सा है? ये है आप लोगों का तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर है। अब लोगे तो यहाँ पर अभिक्रिया किसके साथ करानी है? HI के साथ अभिक्रिया करानी। अब HI के साथ अभिक्रिया होगी, तृतीयक वाली अभिक्रिया होती है SN1 प्रकार की अभिक्रिया, ध्यान रखना। अब छोटी पहले से विधि करी थी ना अभी जस्ट, कि एल्किल समूह को छोटे I के साथ रखना। तो छोटा कहाँ है? ये दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग क्या करना? I को किसके साथ रखोगे? एक मिनट, यहां पर तो बेटा देखो ये है आप लोगों का तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर, और इसके अंदर आप लोग SN1 अभिक्रिया के हिसाब से कराओगे तो H को छोटे के साथ देना। कहने का मतलब ये वाला जो यौगिक बनने वाला है आपका एक CH3 और यहाँ पर क्या बना दोगे बेटा? I, और प्लस आपको क्या बनाना है? C2H5 नहीं, CH3OH करके, ये आपका बनेगा CH3OH। तो ये है आप लोगों का ईथर सिस्टम। अब आप लोगों का सिस्टम ये तो तृतीयक वाला है। अब आप लोग कौन सा ले रहे हो? अगली अभिक्रिया कराते हुए प्राथमिक और द्वितीयक एल्किल समूह युक्त ले रहे हैं। तो CH3, CH2O और यहाँ पर ये CH3 ले लिया, और ये आप लोग प्राथमिक वाला मान के चलो और HI के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। एक ले रहे हैं CH3, CHO, CH3 और ये CH3, ये दिख रहा है क्या है? अब ये वाला कौन सा है आप लोगों का? द्वितीयक वाला। ऊपर देखो H किसके साथ है? जब एल्कोहल बनाया तो छोटा का बनाया है, और I को बड़े के साथ। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब समझ में आ गया? ये वाली कंडीशन लोगे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो क्या करना है? आप I लो और इस छोटे के साथ रखो। पहला तो ये कहा जो अभी थोड़ी देर पहले कराई थी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप जब कराओगे क्रिया तो ये आपका CH3, CH2OH, ये तो इसके साथ बढ़ गया, बढ़ेगा तो एल्कोहल, और प्लस आपका बनेगा CH3I, ये कंडीशन। अब यहाँ तो आप देखो ऊपर वाले में देखो H किसके साथ था? छोटे के साथ। अब यहाँ देखो H ये वाला रहा, इस छोटे के साथ नहीं रखना। किसको? अब I को कहाँ देना है अपन को? उल्टा। कहने का मतलब है कि यहाँ से H तो इस वाले को दिया, अब H आप जो दोगे किसको दोगे? ये वाले को दोगे कि नहीं दोगे? ये वाला जो समूह है H दोगे। जब H दोगे तो ये एल्कोहल बन जाएगा और ये आपका I बढ़ जाएगा। बात तो वही है, छोटे के साथ I को रखना है। छोटे के साथ ही तो I को रखा है और वहाँ बड़े के साथ रखना है।
तो यहाँ बड़े के साथ रखना, और ये अभिक्रिया शुरू होने वाली है, इसको बोलोगे SN2 और इसको भी बोलोगे SN2। तो ये बड़े के साथ रखा तो आपका कौन सा एल्कोहल बना, ये CH3, ये CH3, ये CH और ये OH, और प्लस क्या बन गया CH3I। तो बेटा कहने का मतलब नोट करके बात समझो कि I को हमेशा छोटे के साथ रखना है, और यही है मैथोक्सी समूह का जो आकलन है, इसी के हिसाब से जिसको जीसल विधि बोला जाता है। बड़े में SN1 अभिक्रिया के हिसाब से तो आप लोग जो तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड वो बनाया आयोडाइड, वो बड़े के साथ रख के बनाना, बाकी में कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी ले लेना, मिस्त्री टाइप का कोई सा भी ईथर लो, प्राथमिक द्वितीयक वाला, छोटे के साथ आप I रखना और बड़े के साथ H रख के आप लोग क्या बना दोगे एल्कोहल। तो यहाँ पर एक तो आयोडो एल्केन बनेगा और एक आपका एल्कोहल बनेगा। तो एल्कोहल के हिसाब से देख लेना, सरल सी अभिक्रिया है, और बात यह है कि ये जो अभिक्रिया है इम्पोर्टेंट है। और इसी प्रकार से ऐसी अभिक्रिया आई थी, आप लोगों ने पढ़ा था, जिसके अंदर विलियमसन्स ईथर संश्लेषण, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला मामला था, तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अभिक्रिया ईथर की ही अभिक्रियाओं में, और ईथर की अभिक्रिया के अंदर अगली अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे दहन पढ़ लेते हैं। दहन का मतलब होता है जलाना। अगली अभिक्रिया कौन सी, दहन, जो आपकी लास्ट में अभिक्रिया वैसे तो दहन, और दहन का मतलब होता है एक तरह से जलाना। ठीक, जब आप लोग ईथर को गर्म करोगे मतलब जलाओगे तो ये प्रकाश वाली रोशनी के साथ जलेगा, तीव्रता के साथ जलता है, और जलेगा, और जलने पर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निष्कासन होने वाला है। तो अब यहाँ पर अभिक्रिया देखो, जैसे C2H5O C2H5, क्या कर रहे हो बेटा, O2 की उपस्थिति में जलाना है, और यहाँ पर दहन लिखना है, ऑक्सीकरण नहीं करा रहे भाई। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज़ जलती है नहीं, जो कितने कार्बन है बेटा, 1 और 1 2 और 2 4 हो गए। तो 4 के हिसाब से 4 तो CO2 बाहर निकाल दो, जितने कार्बन है ना वो 5 है तो तुम्हारे पास 5 CO2 निकालना, 10 है तो 10 निकाल देना। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 5 10, 5 और 5 10 है, तो आप लोग 10 की बात करो तो 5 H2O बाहर निकाल दो भाई, 5 2 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन पूरे। ऑक्सीजन संतुलित करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए तो 4 2 8, और 8 और 5 कितने हो गए बेटा 13। तो अपने कह सकते हैं इसको 13/2 O2 आ गया। 13 2 26 आधा करोगे तो वही बात हो जाएगी, कैसे भी कर लेना आप लोग। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, दहन जब करा रहे हो, जब ईथर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं अर्थात दहन कराते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होगा। जितने कार्बन है उस हिसाब से CO2 बाहर निकाला, जितना हाइड्रोजन है उस हिसाब से जल का अणु बाहर निकाल देना। यदि आप लोग और पूछे भैया, जैसे इसका करवाना चाहें CH3O CH3, इसका दहन करवाया, अब दहन कितने कार्बन तुम्हारे पास 2 है, जब 2 है तो 2 CO2 बाहर निकालो, 3 और 3 6, 3 H2O बाहर निकालो, और ऑक्सीजन को संतुलित कर लेना। कार्बन के हिसाब से देखना किस प्रकार का ईथर है, जिसमें आप लोग जलाओगे उतने ही कार्बन के हिसाब से CO2 निकालना, और हाइड्रोजन के हिसाब से इसमें जल निकालना। तो ये क्रिया कहलाती है दहन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अभिक्रिया के अंदर इसका अपन एसिटिलीकरण कराएंगे। एसिटिलीकरण का मतलब एसिटिलीकरण, और यहाँ पर अपन निर्माण करेंगे किसका, एस्टर का निर्माण। और एस्टर का निर्माण जो होगा वो निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करानी है, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर ईथर ले रहे हैं अपन कौन सा, CH3CH2O, और यहाँ पर ये CH2CH3 प्लस क्रिया करा दी अपन CH3COCl के साथ, या क्रिया करा दे किसके साथ, CH3CH2O और CH2 और CH3 प्लस CH3CO और ये CH3C(O) और तो ये तो है एसिटिल क्लोराइड और ये एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, अब इनके साथ जब क्रिया कराओगे तो आप लोग कंडीशन यहाँ से सीधा का पूरा देखो, इस समूह को पकड़ लिया, और इसको अपन ने यहाँ से पकड़ लिया, ले लिया। बाकी देखो दोनों चेहरे एक जैसे ही बने, CH3CH2O CH3CO, और यहाँ से देखो तो CH3CH2O CO। तो 2 अणु बने कि नहीं बने, जब 2 अणु बने तो 2 किसके बने, 2 अणु CH3 या CH3 CH2 C(O) और फिर O के बाद
1 2 और O के बाद अपन ने क्या लिख दिया CH3, यही तो है, दोनों के दोनों जोड़ेंगे वैसे के वैसे ही है। अब यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पर क्या दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ये HCl और यहाँ से ले लेंगे, क्या बाहर निकल गया यहाँ पे CH3CH2Cl, क्लोरोएथिन बना देना प्लस वही एस्टर बनने वाला। यहाँ पर भी गर्म करोगे तो पहला आपको CH3 यहीं से लेकर शुरू कर दे, यहाँ से CH3, ये C द्विबंध O C2H5 प्लस C2H5 और ये Cl, तो एसिटिलीकरण है और दोनों में एस्टर बन रहा है। देखो यहाँ पर भी एस्टर है, ठीक है बेटा, इसको एथिल एथेनोइड बोलोगा, यहाँ बोलो तो इसको मेथिल प्रोपेनोइड बोलोगा। तो ये कौन सा हुआ एथिल एथेनोइड और इसका नाम हो गया बेटा मेथिल प्रोपेनोइड, ठीक। और यहाँ पर ये हो गया एथिल एथेनोइड, तो एस्टर का निर्माण है, तो 2 अभिक्रिया है जिसको एसिटिलीकरण बोलोगे, एस्टर बनाओगे। फिर इसके बाद एक अभिक्रिया हो रही है, इसमें भी एस्टर का निर्माण है, इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर इसकी अभिक्रिया किसके साथ है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है, लगभग 500 वायुमंडल दाब और टेम्परेचर लगभग 423 केल्विन ताप है, ठीक है, CO के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर नेक्स्ट अभिक्रिया किसके साथ, CO के साथ। अब CO का मतलब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसमें C भी बड़ा और O भी बड़ा करना, C बड़ा और छोटा O करो तो कोबाल्ट हो जाता है वो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो ईथर की अभिक्रिया करा रहे हैं CH3 CH2O CH2 और ये CH3, मतलब जब डाइएथिल ईथर की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 500 वायुमंडल दाब 423 केल्विन ताप है बेटा, 500 वायुमंडल दाब लिया और 423 केल्विन ताप लोगे तो आपका किसका निर्माण होगा, ओ एस्टर बढ़ेगा। कुछ नहीं करना, इस CO समूह को फिट कर दो इसके बीच में, जब फिट करोगे तो देखो CH3 CH2 C द्विबंध O, ये फिट कर दिया। अब क्या बच रहा है O C2H5, सीधा का सीधा जोड़ दो इसको O, फिर यहाँ पर ये CH2 और ये CH3, तो ये भी क्या है बेटा एस्टर है, और नाम क्या हो गया इसका एथिल प्रोपेनोइड। कैसे हिसाब से कोई भी आप लोग छोटा वाला ले तो छोटा बना देना, बड़ा वाला लो तो बड़ा नाम, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल प्रोपेनोइड, ठीक है बेटा। अगली अभिक्रिया HI के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और HI के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। HI के साथ तो अभिक्रिया देखी थी, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में इसको आपको क्या करना है, क्रिया करानी है। तो HI के साथ अभिक्रिया, नेक्स्ट अभिक्रिया HI के साथ ही है केवल, लेकिन ये थोड़ा सा अपचेन टाइप में है, ठीक है, अपचेन टाइप में है। तो यहाँ पर लाल फास्फोरस की उपस्थिति लेना, तो CH3 CH2O CH2 और ये CH3 प्लस HI, और आपको क्या करना है यहाँ पे गरम करना है और लाल फास्फोरस लेना है, ध्यान रखना लाल फास्फोरस जरूरी है यहाँ पे। जब जरूर होगा तो यहाँ पर बेटा एल्केन का निर्माण होगा, किसका एल्केन। देखो CH3 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 करके आप लोग सबसे पहले 2 अणु तो बना दो, CH3 CH3 किसके एथेन के, ठीक है बेटा, आई समझ में। ऑक्सीजन है ना उसको जल के रूप में बाहर निकाल दो, किसके रूप में, जल के रूप में निकल गई। अब सुनो, ऑक्सीजन को जल के रूप में बाहर निकाला, एक हाइड्रोजन हमने इसको दिया, एक हाइड्रोजन इसको दिया, और 2 हाइड्रोजन जल के अणु में काम आ गए। तो अब HI अपन ने कितनी ली, 4, कितने HI लिए, 4 HI ली। अब 4 HI ली तो हाइड्रोजन तो हो गया, मामला सही हो गया। अब किस क्या बच गया, I बच गया, तो I को बेचारे को बाहर निकाल दो, प्लस कितने I बच गए, 4I, और 4I का मतलब 2I2 बाहर निकाल। तो ये थी बेटा अपचयन है होने को, तो इसको आप लोग अपचयन अभिक्रिया भी बोल सकते हो। अपचयन के ऊपर जानते हैं, लाल फास्फोरस और HI के साथ अपचयन ही होता है हमेशा, और अपचयन जब होगा तो आप लोग हाइड्रोजन जोड़नी है अपन को, और जोड़नी है तो नाम क्या, ये क्या बनेगा, एथिन प्लस H2O प्लस। ध्यान रखना HI के साथ अभिक्रिया ठंडा गर्म माध्यम तो अलग है, लाल फास्फोरस जरूर दिखाई देगा, जब लाल फास्फोरस दिखाई दे तो एल्केन बना देना, ठीक है बेटा। अगली अभिक्रिया है बेटा अपचयन में है, और अपचयन में अभिक्रिया है इसके अंदर सोडियम और अमोनिया की उपस्थिति। क्या बेटा, सोडियम और अमोनिया की उपस्थिति में जब इसका आप लोग अपचयन कराओगे तो आप लोग ईथर लो, ईथर ले लिया, और ईथर लेने के बाद अपन ने क्रिया किसके साथ कराएंगे, अपचयन है यहाँ पर भी ये H लिख देंगे, क्या लिख दिया, सोडियम लिख दिया और अमोनिया लिख दिया, इसकी उपस्थिति है। कराओगे तो एक तो बना देना एल्कोहल,
क्या बनाओगे, एल्कोहल बना देना और एक एल्केन बना देना। कितने H काम आए, 2। 2 में से क्या करना है बेटा, 2 मैंने इस प्रकार से लिख दो HH, या एथेन बन गई, बच गया H से एल्कोहल बन गई, CH3 CH2OH और यहाँ CH3 CH3, तो एक तो बना देना एथेन प्लस दूसरा बनेगा CH3 CH2OH। तो ये बेटा कुछ अभिक्रियाएं हैं ईथर की, और ईथर की यहाँ पर आपकी अभिक्रिया क्या होती है बेटा, खत्म होती है। अब यहाँ पर ईथर की अभिक्रिया खत्म होने के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, नेटेलाइट। नेटेलाइट प्रश्न ये पूछा जाता है कि नेटेलाइट किसे कहते हैं। तो नेटेलाइट जो होता है बेटा, अल्कोहल प्लस ईथर का जो मिश्रण होता है उसको नेटेलाइट बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, अल्कोहल प्लस ईथर का मिश्रण क्या कहलाएगा, नेटेलाइट कहलाएगा। और इसका जो उपयोग किया जाता है मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। और दूसरी बात कि यहाँ पर ईथर प्लस CO2 का जो मिश्रण होता है इसका उपयोग बेटा प्रशीतक के रूप में करते हैं। किसके रूप में, ये प्रशीतक के रूप में। और इसका जो टेम्परेचर होता है इस मिश्रण का लगभग 193 केल्विन होता है। और 193 केल्विन पर आप जानते कोई भी चीज़ ठंडी तो रहेगी यार, है 273 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, माइनस में है टेम्परेचर। और यहाँ पर ईथर प्लस CO2 का मिश्रण, इसको बोलोगे प्रशीतक के रूप में काम आएगा। इसका टेम्परेचर रहता है लगभग 193 केल्विन, ठीक है। और अपन एक चीज़ तो जानते हैं कि ठोस CO2 को ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है, इसको शुष्क बर्फ बोलते हो भाई। ठोस CO2 क्या आती है, ड्राई आइस कहलाती है। ये है आप लोगों का बेटा ईथर वाला टॉपिक आपका खत्म होता है और आपका पाठ भी खत्म हो गया, ठीक है।